नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। कहा गया है कि मौसम की हर चाल समझकर वैज्ञानिक अंदाज अपनाया, डाली डाली पर लाल सेब का नया श्रृंगार सजाया, कांट छांट और खाद पानी का जब रखा पूरा ध्यान, बंजर होती इस बगिया को मिला नया वरदान। जी हाँ, वैज्ञानिक प्रबंधन जब कृषि और बागवानी के क्षेत्र में सुनियोजित तरीके से किया जाता है तो उसके सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। आज भी हम ऐसे ही विषय पर, बहुत ही प्रमुख विषय है जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं। सेब के बगीचों में किस प्रकार वैज्ञानिक रोग प्रबंधन किया जा सकता है और फफूंदनाशक प्रतिरोध से बचाव के लिए फ्रैक यानी फंजीसाइटिस रेजिस्टेंस एक्शन कमेटी की क्या गाइडलाइंस है, इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित जी भी कार्यक्रम में मौजूद हैं, हम इनका स्वागत करते हैं। और जो आज हमारे कार्यक्रम में विशिष्ट मेहमान हैं, डॉक्टर कुशाल मेहता जी, हम इनका कार्यक्रम में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी, अमित जी और दूरदर्शन के सभी श्रोताओं, हिमाचल के मेरे किसान बागवानों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर कुशाल मेहता जी बागवानी विभाग में विशेषज्ञ यानी सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के पद पर कार्यरत हैं और अपेक्षा करते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है और मैं चाहूँगा कि मेरे साथी जो है इस कार्यक्रम का प्रारंभ करें। पहला प्रश्न इनके द्वारा ही अगर डॉक्टर साहब से पूछा जाए तो हमारा जो है संवाद प्रारंभ हो जाएगा। जी, धन्यवाद जोशी जी। जैसे हम बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, जैसे कि वर्तमान में अगर हिमाचल प्रदेश का परिप्रेक्ष्य में बोलें कि हम देखते हैं कि एक बागवानी प्रधान एक तरह से हिमाचल प्रदेश है, तो कौन कौन से रोग जो हैं सर वर्तमान में जो है सेब के बगीचों में हमें देखने में मिल रहे हैं इस समय? बहुत बढ़िया अमित जी। किसान बागवान हमारे शान है इस हिमाचल प्रदेश की और इनकी मेहनत से हर साल 3,000 से 5,000 करोड़ की आर्थिकी हिमाचल की आती है। और लेकिन बदलते परिवेश में इस अपने देश में हर साल कोई ना कोई नई बीमारी दस्तक दे रही है, पुरानी बीमारी ज़्यादा पनप रही है। तो इस वर्ष भी जो देखने को मिल रहा है, अल्टरनेरिया, लीफ स्पॉट और अल्टरनेरिया ब्लाइट और मार्सोनीना ज़्यादा दिख रहा है। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने दो प्रमुख बीमारियों की बात की, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कहते हैं ना कि जो हमारा पर्यावरण है वो बहुत प्रतिकूल होता जा रहा है और कहते भी हैं कि पर्यावरण नाशेन नश्यन्ति सर्वजंतवा पवनम दुष्ट्वा याति प्रकृति विकृतायते, क्योंकि हमारी जो प्रकृति के प्रति आसक्ति ना रह के विरक्ति हो गई है, जिस कारण जो है मैं समझता हूँ इस तरह के, चाहे वो रोगों की बात कर लो, चाहे वो प्राकृतिक त्रासदियों की बात कर लो। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज एक जो ग्लोबली हो रहा है और साइंटिफिकली एविडेंस भी है कि 2 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ गया है और बारिशें अनसीजनल हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में भी अगर पिछले 2 वर्षों से देखा जाए, खासकर एप्पल के किसानों के लिए, इसमें मई और जून महीने में आर्द्रता 80% से ऊपर रही है, बारिश हो रही है और बेटिंग पीरियड जो पत्तियों का है 10 घंटे से ऊपर जा रहा है और टेम्परेचर 20 डिग्री से ऊपर है। तो अल्टरनेरिया और मार्सोनेरिया के लिए फेवरेबल टेम्परेचर बन रहा है। जी, तो जैसे कि आपने दो प्रमुख बीमारियों के बारे में बताया, तो जब हम हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश की यदि हम जोग्राफिकल कंडीशन देखें, भौगोलिक परिस्थितियों को देखें, तो यहाँ ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र, मध्यम पर्वतीय क्षेत्र, निम्नतम क्षेत्र और समतल क्षेत्र है। तो क्या इन बीमारियों का प्रकोप जब हम बागवानी के दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो क्या संपूर्ण प्रदेश में जो है इससे ग्रसित है? इसको देखा जाए जिस तरह से आपने कहा कि वाकई में लो लाइंग एरिया है, मिडल है, हाई बेल्ट है, जहाँ जहाँ कंजिलियन टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मिलती है वहाँ पे ये लो हाइट से लेकर हाइट तक अभी देखा जाए तो सारे में इफेक्टेड हो रहा है। जिनकी मैनेजमेंट अच्छी है, साइंटिफिक मैनेजमेंट है, ऑर्चर्ड अच्छे हैं, तो वहाँ इसका प्रकोप बहुत कम है। जी, तो सर जैसे हम देखते हैं, आपने बात की अल्टरनेरिया की और मार्सोनीना की, ये क्या है? फंगस है एक्चुअली सर, जैसे आपने बताया। तो ये किस तरह से सर अफेक्ट करते हैं अगर हम बगीचे की बात करें, और कितने गंभीर हैं इस समय, और कारणों पे अगर हम चर्चा करें तो सर कारण क्या है और कितनी गंभीरता है? सबसे पहले तो हम कारण पे आते हैं कि अल्टरनेरिया और मार्सोनीना क्यों आ रहा है। जी,
1985 में स्कैब आया था और उसकी स्प्रे शेड्यूल उसका निदान के लिए नौनी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक और बागवानी विभाग और बागवानों ने बड़ा अच्छे स्प्रे शेड्यूल बनाया और 1995 में पहली बारी मार्सोनिना ने दस्तक दी और 80% से ज़्यादा बगीचे इससे ख़राब हुए। उसके बाद 2009 से अल्टरेरिया का जो है दस्तक दे दी और उससे भी बगीचे में पत्तियां काफ़ी ख़राब होने लगी। तो इन दोनों बीमारियों को मद्देनज़र रखते हुए नौनी विश्वविद्यालय और बागवानी विभाग ने जो दवाइयां हैं उसका ट्रायल किया, टेस्ट किए। तो अभी जो स्प्रे शेड्यूल है उसमें 7 कर फंजीसाइड जो है ट्रायल एंड टेस्टेड रिकमेंडेड है, जिनकी एप्लीकेशन जो है अगर समय पे करें तो वो बीमारी ठीक हो सकती है। लेकिन पिछले 2 सालों से क्या हो रहा है कि जब फार्मर स्प्रे करना चाहता है तो उसमें बारिश हो जाती है या ज़्यादा ड्राउट हो जाता है तो वो टाइम से अपना स्प्रे कर नहीं पा रहा है, तो उसके कारण ये बीमारी ज़्यादा बढ़ रही है और ये फंगल डिजीज़ है। जी, जैसा कि आपने कहा कि इस बीमारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है लगातार, और इस बात से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है कि चाहे हमारी सरकार हो चाहे विभाग हो, और आप एक बतौर जो है आप आज विभाग का प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रहे हैं, आपके द्वारा अथक प्रयास किए जाते। कहते हैं ना कि देश को सफलता का फल चाहिए और किसान को अपनी समस्या का हल चाहिए, और उस हल के लिए आप लोग निरंतर प्रयास करते हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा, क्योंकि जब इस तरह की बीमारियों का प्रकोप बढ़ता है तो कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना कि स्पेशल केयर की बहुत ज़रूरत होती है। उस तरीके से किस प्रकार के कदम, इनिशिएटिव्स आपके द्वारा लिए जा रहे हैं? बिल्कुल सही जोशी साहब, पिछले साल जिस तरह ये बीमारी बढ़ी तो नौनी विश्वविद्यालय की साइंटिस्ट और बागवानी विभाग के टीमें जो है 5 जिलों में, जिसमें चंबा है, अपना किन्नौर है, कुल्लू है, मंडी है, शिमला है, इन जिलों में गई और इसके कारणों का पता लगाया कि ये बीमारी क्यों बढ़ रही है। और उस कारणों में सबसे ज़्यादा ये लगा कि जो हमारा फार्मर है कहीं ना कहीं फ्रैग गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहा है, सिस्टेमिक इंसेक्ट बार बार कर रहा है और से रोग जो है रेजिस्टेंट हो रहा है। तो एक ये कारण है। दूसरा जब आजकल बारिश होती है, घास लग जाती है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है तो घास को वैसे रखा गया। तीसरा बहुत बड़ा जो कारण रहा वो एक ही टाइम में स्प्रे मिक्सचर कर रहा है, फंजीसाइड भी, इंसेक्टिसाइड भी और न्यूट्रिएंट भी, जिससे दवाइयों का जो है कारगरता कम हो रही है। तो ये कारण हमको ढूंढने को मिले और उसके ऊपर जो है वर्ष 2026 के लिए रिकमेंडेशन देगी कि आप अपने बगीचे का प्रबंधन वैज्ञानिक सलाह के अनुसार करें, सैनिटेशन अच्छी रखें, प्रूनिंग अच्छे करें, एरेशन हो, और जो पत्तियां पिछले साल जिसमें रोग थे उसको इकट्ठा करके कहीं ना कहीं गड्ढे में डाल के उसको सड़ा दे ताकि इनोकुलम ना रहें। और वर्ष 2026 के लिए हिमाचल सरकार में जो बागवानी मंत्री जी है जगत सिंह नेगी जी, इनकी अध्यक्षता में जनवरी महीने में ही नौनी विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय जी की प्रेजेंस में साइंटिस्ट और बागवानी विभाग के अधिकारी और वैज्ञानिक जो फार्मर प्रोग्रेसिव ग्रोअर है, एक मीटिंग की गई और उस मीटिंग में निर्णय लिया गया कि अप्रैल महीने से शुरुआती महीनों से वैज्ञानिक जो है विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे, 5 जिलों में जाएंगे। उसके परिणाम भी है। अभी तक 20 फरवरी से लेकर के 20 जुलाई तक लगभग 108 कैंप 5 जिलों में लगे, 105 पंचायतें कवर किए और 4100 फार्मर्स को रिकमेंडेशनें दी गई है। तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है वैज्ञानिकों का, बागवानी विभाग का और हिमाचल सरकार का। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जहाँ चूक हुई है उसके परिणाम पे चर्चा की जा रही है, देखा जा रहा है। जैसा कि इस बारी लो हाइट में ये बीमारी ज़्यादा पनप रही है, उसका कारण ये कि लो बेल्ट में सेब बहुत कम है और उसके कारण जो है लोगों ने बीच में स्प्रे गैप बहुत ज़्यादा रख लिया, जिसके कारण ये बीमारी आ गई। जी डॉक्टर मेहता, जैसे आपने कहा कि सरकार ने और विभाग ने इतना एक्सटेंसिवली काम किया है इस पे, तो जाहिर सी बात है कि गंभीर बीमारी है। तो इसकी गंभीरता समझाएं सर हमारे किसान या बागवानों को कि कितने गंभीर रोग हैं और किस तरह से जो है ये इम्पैक्ट करते हैं पौधों को। मैं बागवानों को ये कहना चाहूँगा कि देखो, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बिल्कुल सही। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि, और इसके लिए पहला कदम आप साफ़ सुथरा रखें अपने ऑर्चर्ड को, और दूसरा प्रिवेंशन जितनी फंजीसाइड है फ्रैग गाइडलाइन के अनुसार आप स्प्रे करें, स्प्रे शेड्यूल के अनुसार स्प्रे करें ताकि रेजिस्टेंट बिल्ट ना हो, और अगर प्रिवेंशन होगी तो ये बीमारी आराम से मैनेज हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल जो अमित जी की एक बड़ी अच्छी प्रश्न भी था और एक बड़ी अच्छी चिंता भी थी कि इसके
कारण क्या है, इतने फैलने के कारण क्या है। लेकिन इससे पहले, क्योंकि देखिए आज का जो हमारा विषय है उसका महत्वपूर्ण घटक है फ्रैग गाइडलाइंस, उस पर हम जाएं उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो आपने 2 बीमारियां बताई, हम अक्सर बात करते हैं एकीकृत रोग प्रबंधन को लेकर के, इसमें भी इंटीग्रेटेड जो है डिजीज मैनेजमेंट है, वह क्या है, इस अगर यदि इन रोगों के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें? देखो, इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट ये पिलर है किसी भी बीमारी को रोकथाम के लिए। तो इसमें जो हमारा बागवान है वो सोचता है कि हम सीधा ही फंजीसाइड पे आए, वो तो लास्ट पिलर है कि जब बीमारी लगी गई है या लगने वाली है या प्रिवेंटिव है, उससे पहले हमारे को समझना है कि इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट कैसे करना। सबसे पहली चीज़ होती है कि अगर आपके क्षेत्र में ये बीमारी बढ़ी रही है तो आपको सिलेक्शन करनी है कि रेजिस्टेंट वैरायटी कौन सी है या कम ससेप्टिबल कौन सी है। जैसे मार्सोनिना और अल्टरनेरिया के केस में लिटरेचर में भी लिखा है कि ये मार्सोनिना और अल्टरनेरिया के लिए रॉयल डिलीशियस, गोल्डन डिलीशियस ससेप्टिबल है, और जो गाला है, फ्यूजी है, ग्रेनीस्मिथ कम ससेप्टिबल है। तो सबसे पहला तो ये कि आने वाले जो नए बाग लगने हैं तो वो कहीं कम ससेप्टिबल वैरायटियाँ लगाएं। दूसरा, ट्रेनिंग प्रूनिंग इस तरह से करें कि प्रॉपर एरेशन हो। तीसरा, सैनिटेशन अच्छा हो, ड्रेनेज अच्छी हो, और जो पिछले वर्ष में पत्ते झड़ते हैं उसको प्रबंधन अच्छा किया जाए। और उसके बाद आप निरंतर अपने बगीचे में जाएं, स्काउटिंग करें, कब बीमारी अगर दिख रही है तो उसका पत्ती विश्लेषण के लिए नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र है, रिसर्च स्टेशंस है, नौनी विश्वविद्यालय है, बागवानी विभाग के अधिकारी है, उन तक पहुंचाए कि ये बीमारी लग रही है कितनी लेवल पे हैं। तो उसको समझते हुए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कहा जाता है इसको, और उससे डिसीजन ले जाए कि कौन सा फंगिसाइड स्प्रे करना है। तो ये स्तंभ है। डॉक्टर साहब, अमित जी आप भी इस बात को मानेंगे, यदि हम संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में इसका सारांश देखें तो जो वैज्ञानिक प्रबंधन है, यदि उसको हमारा किसान बागवान अक्षर अपनाए, उसको फॉलो करे, तो मैं समझता हूँ कि ये जो हम समस्याएं देख रहे हैं इससे कहीं ना कहीं निजात मिल जाएगी। दर्शकों, तभी कहा भी जाता है कि रोपणम पोषणम रक्षः फलदानम च शाश्वतम वैज्ञानिक कर्मणैव वृक्षः पुष्यन्ति सर्वदा। कहते हैं कि यदि हम रक्षण, उसका पोषण, उसकी रक्षा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करें तो वृक्ष मतलब बागवानी जो है हमेशा ही जो है फलीभूत होती है, हमेशा जो समृद्ध रहती है। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सही जोशी साहब, हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हम न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पे अच्छा कार्य करें, जिस तरह से सॉइल टेस्ट रखें, लीफ टेस्ट हो, दोनों फैसिलिटियाँ बागवानी विभाग के पास है, नौनी विश्वविद्यालय के पास है, और जितनी भी डेवलप कंट्री है, मुझे मौका मिला था न्यूजीलैंड जाने का, यूरोप जाने का, वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सॉइल टेस्टिंग एंड लीफ टेस्टिंग। उसके बेसिस पे न्यूट्रिशन होती हैं। तो हम यहाँ पे भी कोशिश कर रहे हैं, जो सघन खेती बागवान कर रहा है, M9 पे खेती कर रहा है, तो वो हाईटेक खेती है, तो उसमें सॉइल टेस्टिंग और लीफ एनालिसिस बेसिस पे ही वहाँ पे न्यूट्रिशन शेड्यूल होता है। जे अगर हमारे पास हेल्दी प्लांट होगा, हेल्दी चीज़ें होगी, एनवायरमेंटल कंजीनियल नहीं बनेगा, तो वहाँ पे डिजीज़ कम लगती है। जी, तो जैसे हम सर बात भी कर रहे हैं, इसमें एक टर्म आती है फफूंदनाशी प्रतिरोध, फंगिसाइड रेजिस्टेंस। तो ये क्या है सर, और ये कैसे डेवलप होती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अमित जी, विश्व के जो अग्रिम पंक्ति के साइंटिस्ट है हमारे डिजीज़ मैनेजमेंट के, वो जो है फ्रैग गाइडलाइन उन्होंने इशू की है, जिसको फंजीसाइड रेजिस्टेंट एक्शन कमेटी कहते हैं। उन्होंने फंजीसाइड को मोड ऑफ एक्शन पे, कि उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, उस बेसिस पे उसको वर्गीकृत किया गया है, जिसमें सबसे पहला जो ग्रुप आता है, ग्रुप 1, बहुत पुरानी केमिस्ट्री है, सिस्टेमिक फंजीसाइड कहते हैं उनको, जिसमें एग्जांपल के लिए कार्बेंडाजिम है और थायोफिनिड मिथाइल है। ये जो है सेल डिवीजन को रोकते हैं फंगस के। भला अगर इनकी स्प्रे होती है तो सेल डिवीजन ही नहीं होगा, फंगस बढ़ेगा ही नहीं, बट लेकिन इनमें हाई रेजिस्टेंट है, अगर इसको रिपीट किया तो रेजिस्टेंट हो जाता है। उसके बाद आता है ग्रुप 3, ट्राइजोल ग्रुप है। ये बहुत बढ़िया क्योरिटिव है, अगर बीमारी लगी हुई है, आप इसकी स्प्रे करते हैं तो ये एकदम उसकी जो सेल की फैक्ट्री है उसी को बंद कर लेते हैं, वो वहीं पे डेड हो जाता है। और इसमें ट्राइजोल ग्रुप में डाइफेनाकोनाजोल, हेक्साकोनाजोल और फ्लूसीलाजोल, माइक्लोब्यूटेनल, ये चीज़ें आती है। लेकिन इनमें भी रेजिस्टेंट की प्रॉब्लम, अगर एक के बाद एक स्प्रे करेंगे तो रेजिस्टेंट आएगी, तो इसको रिपीट नहीं करना है।
उसके बाद आता है ग्रुप 7, ये SDHI ग्रुप्स हैं, ये लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन देते हैं। अगर इसको स्प्रे करते हैं बड़ा लंबा प्रिवेंशन देते हैं। इसमें नई केमिस्ट्री है, ग्रीन केमिस्ट्री, फ्लोपाइरम है, बॉक्साइड ग्रुप्स हैं, इनको स्प्रे करते हैं तो लंबे समय तक आपको बीमारी से निजात मिलती है। उसके बाद आता है ग्रुप 11, वो स्ट्रॉबलिन ग्रुप है और इसमें पायरोक्लोस्ट्रोबिन दवाई आती है, इसका भी लंबा प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। उसके बाद आता है हमारा M ग्रुप, ये जो है मल्टी साइट कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है। ये उस तरह कार्य करते हैं जैसे किसी क्रिमिनल को रोकने के लिए पूरी आर्मी चारों तरफ लग जाए तो वो क्रिमिनल कहीं भी नहीं जा सकता, तो ये फंगस को इस तरह से रोकती है। तो इसमें मेटीरेम है, मैंकोजेब है, प्रोपिनेब है और कैप्टान है, ये विभिन्न ग्रुप हैं। तो ये फ्रैग के ग्रुप्स हैं। तो साइंटिस्टों ने गाइडलाइन दी है कि अगर किसान पूरी साल इसकी फ्रैग गाइडलाइन के अनुसार चले तो पहली स्प्रे उनको M ग्रुप की करनी चाहिए, दूसरी स्प्रे जो भी होगी ग्रुप 3 की करें कि पहले अगर फंगस डेवलप हो रहा तो क्यूरेटिव हो जाएगा, फिर ग्रुप 11 की करें, फिर से M ग्रुप की करें, फिर उसके बाद जो है ग्रुप 7 की करें। अगर इसको फॉलो करता है तो ना रेजिस्टेंट डेवलप होगा, बीमारी का भी बड़ा अच्छा प्रबंधन होगा। डॉक्टर साहब, यदि हम फ्रैग के थोड़ा सा इतिहास पे जाए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वर्ष 1981 में ब्रसेल्स में इस के ऊपर एक चिंतन और सोच हुआ और उसके बाद ये जो कहते हैं ना कावक नाशक प्रतिरोध कार्रवाई समिति बनी है और इसके कार्यान्वयन के लिए आपका विभाग बहुत ही सजग है। लेकिन जैसा कि आपने ये इसमें ग्रुप्स बताए, थोड़ा सा मैं भी समझ रहा हूँ क्योंकि साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी के ऊपर ये जाता है और क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम है मैं चाहूँगा क्योंकि सरल भाषा में, क्योंकि देखिए अंततोगत्वा हमें इससे किसान बागवान को जागृत करना है, उसको जो है शिक्षित करना है ताकि वो इसको अपनाए। तो क्योंकि देखिए आप विभाग से संबंधित हैं, आपके साथ किसान बागवानों का जुड़ाव है, उन तक ये बात धरातल तक पहुँचे, किस तरह से आप इसके कार्यान्वयन के लिए जो है इनिशिएटिव लें? बिल्कुल जोशी साहब, बिल्कुल कहा कि भाई ये सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। हम सिंपल वैसे कहते हैं कि हमें जितना मर्जी नॉलेज हो, अगर वो आखिरी पंक्ति तक नहीं पहुंचे तो हमारे नॉलेज जीरो है। मैं इतना ही कहूँगा बागवान भाइयों, इसमें M ग्रुप का मतलब है कॉन्टैक्ट फंजीसाइड, जिसमें आपका मैंकोजेब आता है, मेंटीरेम आता है और प्रोपिनेब आता है। स्प्रे शेड्यूल में इसको पहले सिलेक्ट करें कभी भी आप स्प्रे करने के लिए, ताकि वो वहाँ पे लंबे समय तक प्रिवेंटिव इलाज करें। और उसके बाद आप ग्रुप 3 जो जिसको डाइफेनाकनाजोल है, हेक्साकनाजोल है और या माइक्लोब्यूटेनल है, इसको सिलेक्ट करें ताकि कोई बीमारी अगर लग भी रही है, छोटा मोटा आ रहा है, जैसे पाउडरी मिल्ड्यू आता है और अल्टरनेरिया के स्पोर्स भी आने लग जाते हैं, तो वो क्योर कर जाएगा। और उस ग्रुप 3 के बाद आप जो है अपने ग्रुप 7 को सिलेक्ट करें, सॉरी ग्रुप 11 को सिलेक्ट करें जो स्ट्रॉबलिन ग्रुप है। ये भी एक लंबा प्रिवेंटिव इलाज देता है, जैसे स्ट्रॉबलिन ग्रुप है, पायरोक्लोस्ट्रोबिन है, नई केमिस्ट्री है, ग्रीन ग्रुप है। उसको सिलेक्ट करेंगे तो लंबे समय तक आपका अल्टरनेरिया, मार्सोनिना और सभी बीमारियों से निजात होगा। यानी कि डॉक्टर साहब आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जैसे एक फंगिसाइड है या फूननाशी जो किसान या बागवान डाल रहा है, वो उसको रिपीटेडली बार बार ना डाले, रोटेशन में डाले, जो फ्रैग गाइडलाइंस है उसमें रोटेशन में डाले, या फिर मिश्रित उसमें भी डाल सकता है। हाँ, मिश्रित भी कहीं, जब जिस तरह से जैसे M+3, M मतलब है कि जिने प्लस हेक्साकोनाजोल आजकल जो लोग कर रहे हैं, जहाँ पे बीमारी कम है, तो वो उसको मिश्रित करके भी कर सकते हैं कि जहाँ पे इम्पैक्ट अगर दिख रहा है कि आने वाले टाइम में बारिश लंबे समय तक रहनी है तो हमने 15-20 दिन का कंट्रोल देना, तो मिश्रित करके भी कर सकते हैं। बट हमारे को कोशिश करनी कि भाई एक ग्रुप रिपीट नहीं करना है। अब देखो M से स्टार्ट किया, 3 ग्रुप पे आए, 11 से आए, 11 के बाद फिर M पे आए। M पे भी ये M3 में मैंकोजेब, मेंटीरेम और प्रोपिनेब आता है, M4 में फिर कैप्टान आता है। तो M4 ग्रुप पे जाएंगे और ये इसका वेटिंग पीरियड भी कम है और उस चीज़ पे जा सकते हैं। तो ये जो सर श्रेणियां हैं जो आपने बताई हैं, ये कहाँ से जो है बागवान पता कर सकते हैं कि कौन सी श्रेणी का कौन सा फंगिसाइड है? तो क्या आप बता सकते हैं सर? हम इसमें देखो, मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, वैसे डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर का फेसबुक पेज भी है, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर हिमाचल प्रदेश। उसमें फ्रैग गाइडलाइन उसमें भी डाली गई है और विभिन्न ग्रुपों में भी दी गई है, और जहाँ कैंप हमारे होते हैं वहाँ पे भी हम इस पेज को देते हैं। इसमें 13 चैप्टर है फ्रैग गाइडलाइन को समझाने के लिए और इजी इसका बताया गया कि कैसे ये लास्ट श्रृंखला में कैसे आपने यूज़ करना है। जी डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा एक प्रश्न, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी का हमने प्रयोग किया, मैं चाहता हूँ कि किसान बागवान में एक संशय भ्रम की स्थिति न उत्पन्न हो,
क्योंकि एक तरफ जब हम जैविक और प्राकृतिक के परिप्रेक्ष्य में आज बात करते हैं जी। और यहाँ हम बात कर रहे हैं कि इन चीज़ों का प्रयोग होना चाहिए, तो मैं आपके मुखारबिन से चाहूँगा कि ये संदेश किसान बागवानों को जाए कि इसका प्रयोग करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आपने कहा कि जिस तरह से रिकमेंडेड है वो मैं चाहूँगा कि किसान बागवान कई बार आपने कह दिया कि ये प्रयोग कीजिए और वो अपने प्रचुर मात्रा में, तो आपके माध्यम से ये संदेश जाना चाहिए कि जो रिकमेंडेड गाइडलाइंस है, जो उसमें अनुमोदित किया गया है, उतना ही छिड़काव करें, क्योंकि फिर आपको पता है कि अति सर्वत्र वर्जित, एक्सट्रीमिटी तो हमेशा एंड की तरफ ही ले जाती है। बिल्कुल सर, देखो जिस तरह से दूसरी डेवलप कंट्री की बात करेंगे, वो लास्ट में जो प्री हार्वेस्ट स्प्रे बोलते हैं, तुड़ान से पहले की जो स्प्रे है वो बड़ी इंपॉर्टेंट स्प्रे होती है। उसका वेटिंग पीरियड सबसे कम होना चाहिए, यानी कि अगर आज स्प्रे की है तो 5-7 दिन के बाद उसका निष्क्रिय हो जाना चाहिए। तो इस स्प्रे शेड्यूल के अंदर कैप्टान की स्प्रे लास्ट में बताते हैं कि कैप्टान कर लो, सूटी ब्लॉच और फ्लाई स्पॉक होता है। अदरवाइज आप जो है कम से कम 30-40 दिन पहले स्प्रे बंद कर सकते हैं ताकि वेटिंग पीरियड उसमें जहर रही ना हो। तो उसको गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं। पूरा जो विश्व है वो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है। लास्ट में जब हम जो सेब हम उपभोक्ता तक भेजते हैं, वेटिंग पीरियड कम वाली दवाई अगर छिड़की भी होगी तो उस तक जो है 0 जहर जाता है। तो ये जैविक खेती बोलो इसको या गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बोलो, अगर हम जो है बागवानी विभाग और वैज्ञानिक के स्प्रे शेड्यूल के अनुसार लास्ट स्प्रे करते हैं, वो इंपॉर्टेंट स्प्रे है और डिवाइस्ड मात्रा में वो की जाए सर। तो अगर हम इसी केस में बोलें सर, इन डिजीज़ को मैनेज करने के लिए अगर हम इनोवेशंस की बात करें, आज का ज़माना हम देखते हैं संचार और प्रौद्योगिकी का है, तो क्या प्रौद्योगिकियाँ और क्या नवाचार है जो सरकार जो है इस दृष्टि में और इस ओर कर रही है? बहुत बढ़िया। जब देखो जिस तरह से इंडिया डेवलप हो रहा है, भारत महान बन रहा है और एआई की तरफ जा रहा है या डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉलो कर रहे हैं कहीं काफ़ी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, तो हिमाचल प्रदेश भी इसमें पीछे नहीं है और आने वाले समय में काफ़ी प्रोजेक्टों पे बात करा जिससे एआई ड्रिवन होगा कि भाई बागवान क्या करेगा, अपना फ़ोटो खींचा पत्ती का या डंडी का या जड़ का, वो एआई में डाला तो वो ऑटोमेटिकली नौनी विश्वविद्यालय और बागवानी विभाग ने जो अनुमोदित किया होगा उसको पहचानेगा और उसकी सलाह देगा। क्योंकि जो जेन जी और अल्फ़ा जितनी हमारी जनरेशन है वो इंटरनेट बेस्ड है, तो उनके लिए ये कार्य पे भी, इस पे भी कार्य हो रहा है। और दूसरा अभी देखो हिंदुस्तान के अंदर सैटेलाइट बेस्ड बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, जैसे फॉरेस्ट की स्पीसीज़ को पहचानना और धरातल तक। तो हम हॉर्टिकल्चर में भी ऐसा प्लान कर रहे हैं कि सैटेलाइट से ऑर्चर्ड मैप हो और उसमें पता चले कि भी इस ऑर्चर्ड के अंदर पानी कितना है और इस मिट्टी की गुणवत्ता कितनी है और वहाँ पे टेम्परेचर कितना है और ह्यूमिडिटी कितना है, और उस चीज़ बेसिस पे हम डिसीजन ले सके कि भाई साहब अगर जैसे अल्टरनेरिया और मार्सोनियर की बात करें, अगर इसमें ह्यूमिडिटी 80% से ऊपर हो और टेम्परेचर 20 डिग्री से ऊपर हो तो ये बीमारी आनी है नहीं। तो हम प्रिवेंटिव स्प्रे जो है पहले ही करवा सकते हैं। तो इस पे भी कार्य हो रहा है। और बाकी जिस तरह से नीदरलैंड के एक वैज्ञानिक ने रिम्प्रो बेस्ड टेक्नोलॉजी है, वो भी बैठे बैठे कहीं से भी वर्चुअल वेदर स्टेशंस लगते हैं, उस पे भी कार्य हो रहा है। और यहाँ पे पंचायत लेवल पे वेदर स्टेशन लग रहे हैं, वहाँ से डाटा लिया जाएगा। अब जो है कैलेंडर बेस्ड स्प्रे शेड्यूल की ज़रूरत नहीं रह गई है, अब नीड बेस्ड, क्योंकि महंगा हो गया, दवाइयाँ महंगी हो गई, सारी चीज़ें, लेबर महंगी हो गई, हमको कहीं ना कहीं नीड बेस्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम पे काम करना पड़ेगा, उस पर कार्य कर रहे हैं। क्योंकि आज हम सेब के बगीचों के रोग प्रबंधन पर भी बात कर रहे हैं, भविष्य में क्या योजनाएं हैं, किस तरह से जो है इन रोगों को पूरी तरह से तो कहते हैं प्रतिबंधित नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उसकी जो कहते हैं ना बहुत एक्सेसिबिलिटी तक जा सके, उसके लिए क्या कर सकते हैं ताकि उसका रोकथाम हो सके। इसमें बेसिकली एक तो स्काउटिंग टेक्नोलॉजी की हम अपने बगीचे की निगरानी इन्हीं सैटेलाइट बेस पे हो और आदमी के फिजिकली भी हो, और कहीं ना कहीं माइक्रोस्कोप बेसिस पे भी हो कि बागवान जो है पत्ते ले आए और उसको वहाँ पे टेस्ट किया जाए, और अगर लगे कि भाई ETL लेवल से, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर उसके स्पोर्स है या माइट के अंडेज हैं, तो उसको उस बेसिस पे ही स्प्रे करवाना है। अदरवाइज अगर टेम्परेचर उस बीमारी के लिए कंजीनियल अगले 15 दिन, जिसे फोरकास्ट बोलते हैं, डिजीज फोरकास्टिंग सिस्टम, इस पे वेदर फोरकास्ट पे डिपेंडेंट है, तो वो फोरकास्ट हम अगर महीने की देख लें और उस पर काम करें तो उससे हमारी कहीं ना कहीं स्प्रे भी कम होएगी और खर्चा भी कम होगा, उस पर कार्य करने की ज़रूरत है। और क्योंकि सर आज के समय में माइक्रो क्लाइमेटिक जोन्स बन रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जगह जगह पे है, कहीं पे बारिश हो रही है या कहीं पे सूखा है, तो उस तरह से ये एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी है कि एक जगह के हिसाब से ही हाँ, वहाँ पे जैसे वेदर
स्टेशन लग रहे हैं, वहाँ की इन्फॉर्मेशन क्या आती है। अगर देखा जाए कुछ जोन ऐसे होते हैं कि जहाँ बारिश ही नहीं होती है। अब किन्नौर है हमारे पास, अगर हम वहाँ की बात करें अल्टरनेरिया मार्सोनिया, वहाँ आएगा नहीं, वहाँ पे बारिश होती नहीं है। वहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा तो माइट की बात आती है, वहाँ माइट होता है, तो वहाँ पे हमारा फोकस कीड़े पे होता है। जी। लाहौल स्पीति में यही चीज़ें, वहाँ कम बारिश होती है। लेकिन शिमला जिला है या कुल्लू है, मंडी है, यहाँ पे ये वेदर जो है पूरे राउंड द ईयर कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट हो जाता है। तो उस वेदर कंडीशन, वेदर पैरामीटर को लेके हमको डिजीज मैनेजमेंट पे डिसीजन लेना डॉक्टर साहब, कार्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़ता जा रहा है। मैं चाहूँगा कि अंत में, क्योंकि फ्रैग गाइडलाइंस आज का हमारा बहुत महत्वपूर्ण घटक था, क्या किसान बागवानों को संदेश देना चाहेंगे? बागवान भाइयों, जिस तरह से हिमाचल सरकार और बागवानी विभाग ने दिशा निर्देश दिए हैं कि हमारा जो बागवानी अधिकारी या वैज्ञानिक आपके साथ फील्ड में हैं और उनके अनुसार सैंपल लिए गए हैं पिछले एक हफ्तों से, और पाया गया कि अल्टरनेरिया मार्सोनिना काफ़ी ज़्यादा आपके बगीचे में आ गया है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक ना करें, हम आपके साथ हैं, वैज्ञानिक आपके साथ हैं। आप सिर्फ अभी जब तक बारिश आगे 15 अगस्त तक दिख रही है, आप एम ग्रुप वाले फंजीसाइड जिसमें मैटीरैम है, मैंकोजेब है, जीनेब है, उनका प्रयोग करके और उनको जानकारी लेनी है तो आप ले सकते हैं। उन्हीं की स्प्रे करें, ताकि अगर सिस्टमिक फंजीसाइड डाला तो वो जो फंगस लगा है वो पत्तियों में बाहर आ जाएगा और पीली पड़ जाएगी और गिर जाएगी। आप अभी इसी पे करें। जिन बगीचों में, हाँ, अगर कोई बागवान अच्छा बागवान है जिन पे एक भी फंगस नहीं है, वहाँ वो जो एम ग्रुप और ट्राइजोल ग्रुप मिक्स करके, जैसे जीनेब हो गया और हेक्साकोनाजोल है, उसकी स्प्रे कर सकते हैं। डॉक्टर कुशाल जी, आप हमारे कार्यक्रम में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने आज के विषय से संबंधित संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। धन्यवाद।